हेलो गाइस, क्राउन रूल के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले 2 वीडियोस में हमने कंपनी रूल और उसके बाद 1858 के एक्ट को भी जान लिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वो क्राउन रूल के अंतर्गत आने वाला सेकंड वीडियो है, जिसे हम एक्ट ऑफ 1861 के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, इस एक्ट की जो विशेषताएं जानने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं कि इस एक्ट को लाने के कारण क्या हुए। तो हुआ यूं कि हम पिछले वीडियो से देखते आ रहे हैं कि कैसे अंग्रेजों के अत्याचार से कैसे कैसे विध्वंसक रूप देखने को मिले थे। इसलिए क्या हुआ कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को समझ में आ गया कि किसी पर भी लिमिट से ज़्यादा अत्याचार नहीं किया जा सकता। तब इन्होंने ये तरकीब लगाई कि क्यों ना भारतीयों का सहयोग लिया जाए, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के अब शासन करना एक जटिल काम था। तो इसी आइडिया के तहत 1861, 1892 और 1909 में भारत शासन अधिनियम लाए गए। देखिए, 1861 का जो एक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा और बहुत ही डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें इस एक्ट की विशेषताओं की, तो देखिए, हमने अभी जाना है कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अब भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत क्या हुआ कि जो वायसराय हैं लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया कि उनकी जो परिषद है उसका विस्तार किया गया। और अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में गैर सरकारी सदस्यों के मेंबर्स के लिए भी जगह निर्धारित कर दी गई। अब देखिए, गैर सरकारी सदस्य कौन है? तो देखिए, काउंसिल में दो तरह के मेंबर्स होते हैं। एक तो होते हैं ऑफिशियल एक तो होते हैं ऑफिशियल जो ब्रिटेन से ही सीधे इलेक्ट करके भेजे जाते हैं, यानी जो गोरे लोग हैं जैसे लॉर्ड कैनिंग ही हैं। बात करें नॉन ऑफिशियल की, तो देखिए, जो नॉन ऑफिशियल हैं उनको वायसरॉय अपनी सहमति से अपनी काउंसिल में रख सकते थे। इसी के तहत वायसरॉय कैनिंग ने क्या किया कि 1862 में तीन भारतीयों को परिषद में जोड़ा। जो कौन थे? तो जो थे पटियाला के राजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। देखिए, एक बात इसमें समझने वाली ये है कि भारतीयों को काउंसिल में आने से उम्मीद क्या की गई थी कि वो निचले स्तर पर लोगों की जो परेशानियां हैं उनको काउंसिल के सामने रखेंगे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगा दिया इसमें कि उन्होंने राजा महाराजाओं और जो अमीर वर्ग था उसको ये सत्ता दे दी। तो उनको इस गरीब लोगों की क्या पीड़ा है उससे कोई लेना देना नहीं था। तो एक तरह से अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको एक लॉलीपॉप दे दिया और उनसे कहा गया कि आप एंजॉय करिए और हमारे काम में कोई दखल अंदाजी मत कीजिएगा। तो देखिए, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि इससे कोई जो निचले स्तर पर काम किया जाना था वो कोई भी काम नहीं हुआ और इनके आने ना आने से कोई इतना फर्क पड़ा नहीं। देखिए, बात करें हम इस एक्ट के अगले पॉइंट की, तो इस एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत कर दी गई। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है? तो देखिए, जैसे हमने पहले के एक्ट्स में देखा था कि कैसे 1773 में जो प्रेसिडेंसीज थी उनकी ताकत को खत्म किया जा रहा था और ये 1833 तक अपनी चरम सीमा में पहुंच चुका था। तो इस एक्ट ने क्या किया कि जो शक्तियां बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज से छीनी गई थी उन्हें अब वापस देने की शुरुआत कर दी गई। और 1973 तक आते आते प्रेसिडेंसीज जो थी उनकी सारी पावर उन्हें वापस दोबारा मिल गई। इसी को विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता है। देखिए, इस एक्ट के अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो आज हर स्टेट की एक अलग काउंसिल रहती है ताकि निचले स्तर पर काम किया जा सके और क्षेत्रीय पावर को भी बढ़ाया जा सके। तो ठीक उसी प्रकार क्या हुआ कि बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में 1862, 1866 और 1897 में तीन नई परिषदों का गठन किया गया। यही इस एक्ट का थर्ड पॉइंट था। आगे इस एक्ट ने क्या किया कि इसने वायसरॉय को कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति दे दी, जिसमें लॉर्ड कैनिंग की जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी उसे भी मान्यता दे दी गई। अब भाई, ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? तो देखिए, जैसे आज हम देखते हैं कि किसी एक मिनिस्टर को एक से ज़्यादा सरकारी विभाग का प्रभारी बनाया जाता है। जैसे हमारे कई मिनिस्टर हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। तो इसी अतिरिक्त प्रभार देने की प्रणाली जो है उसी को पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया है। और साथ ही काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का हक भी इसे ही दे दिया गया था, यानी जो प्रभारी बनाया जाता था वही काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित भी करता था।
अब देखिए पोर्टफोलियो प्रणाली जो है उसका ड्रॉबैक क्या है। मान लीजिए अगर एक आदमी है, वो 10 काम कर रहा है, तो जो बाकी 10 कामों के 9 कामों के लिए जो व्यक्ति रखे गए हैं वो खाली बैठे रहेंगे और वो अपने क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ इस पोर्टफोलियो प्रणाली में की गई कि कई सारे काम जो थे उनको एक ही अंग्रेज को दे दिया गया। उससे क्या हुआ, जो इंडियन थे काउंसिल में वो खाली बैठे रहे और उनके हाथों में कुछ नहीं लगा। तो यही उनकी अंग्रेजों की मंशा थी कि वो काउंसिल में तो रहें लेकिन वो काम ना कर पाए। तो यही जो था पोर्टफोलियो प्रणाली का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। लास्ट पॉइंट को हम देखें तो इस एक्ट ने क्या किया कि वायसरॉय को इमरजेंसी के टाइम बिना काउंसिल की सलाह मशवरा किए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी। और ऐसे अध्यादेश की जो अवधि थी वो कितनी रही, वो 6 महीने तक की थी। इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम और एक्ट्स को देखेंगे कि उनके आने के क्या कारण रहे हैं। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।